हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आपको पता है कि आज हम डिस्कस करने वाले थे अपने ब्लड के टॉपिक को, बट हम एक दिन हमारा जो रिदम है वो टूट ही गया है, तो हम सबसे पहले कर लेते हैं अपने मॉडल पेपर को। आपको पता है कि आज हमारा 3 नंबर का मॉडल पेपर है, जिसमें हमारे क्वेश्चन रखे गए हैं 125, बट हम इसको 2 पार्ट में करके डिस्कस करेंगे। 60 आज करेंगे और 65 कल करेंगे। इस तरह से हमारा 2 पार्ट में एक मॉडल पेपर तैयार हो जाएगा। उम्मीद है कि पिछला मॉडल पेपर आपने देखा होगा। आज के ये जो मॉडल पेपर बनाए जा रहे हैं, इसमें कुछ ऐसे प्रश्नों को समाहित किया जा रहा है, जिससे आप चीज़ों को रिकॉल कर सकें। क्योंकि मैंने देखा जो छोटी-छोटी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, आप उसको भी रिप्लाई नहीं करते हैं, तो कहीं न कहीं आप रिवीजन से पीछे रह रहे हैं। तो मॉडल पेपर कराने का पर्पज़ ये है कि आपको चीज़ें रिवाइज़ करवा दी जाएँ। इसी उद्देश्य से ये आपका मॉडल पेपर तैयार किया जा रहा है। आज की जो आपकी क्लास है, इसमें हम जो डिस्कस करेंगे, इसमें कुछ आपके नए क्वेश्चन होंगे, कुछ पुराने क्वेश्चनों को समाहित किया गया है। तो हम जो पुराना है, उसको रिवाइज़ करते हुए चलेंगे, जो नया मिलेगा, उसे हम नोट डाउन कर लेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है आपका पर्नीशियस एनीमिया। बहुत ही बार पूछा जाने वाला एनीमिया है। पूछा जा रहा है आपसे कि पर्नीशियस एनीमिया किसकी कमी से होता है? क्या ये फॉलिक एसिड की कमी से होता है? क्या ये लौह तत्व की कमी से होता है? क्या ये विटामिन बी 12 की कमी से होता है या फिर विटामिन बी 6 की कमी से होता है? तो आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि इसमें अगर हम लौह तत्व को छोड़ दें, तो ये तीनों के तीनों हमारे विटामिन बी की फैमिली हैं। चाहे वो आपका फोलिक एसिड हो, चाहे आपका वो विटामिन बी 12 हो या फिर विटामिन बी 6 हो। लौह तत्व की बात करते हैं तो हम यहाँ पर एनीमिया का जिक्र करते हैं कि लौह तत्व की अगर कमी होगी तो रक्ताल्पता अर्थात एनीमिया होता है। लेकिन यहाँ पर एक स्पेसिफिक आपके एनीमिया का नाम पूछा है, जिसका नाम है पर्नीशियस एनीमिया। इसी को हम बेरमर्स एनीमिया कहते हैं, इसी को हम घातक एनीमिया कहते हैं। तो इसके कई नाम हैं, इन नामों को भी आपको ध्यान रखना है, जो कि विटामिन बी 12 की कमी से होता है। अब यहाँ पर ज़रा हम विटामिन बी 12 के बारे में 1-2 बातें और समझते हैं। आपको पता है कि जब हम विटामिन बी की बात करते हैं, तो विटामिन बी 12 हमारा एक ऐसा है, जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है। और आपको पता है कि ये जो कोबाल्ट होता है, ये 3 से 4 घंटे में मतलब इसकी जो संरचना होती है, वो काफ़ी जटिल होती है। तो ये 3 से 4 घंटे लगते हैं इसको डाइजेस्ट होने में। और इसके डाइजेशन के लिए भी हमें एक आई फैक्टर की आवश्यकता होती है। अगर वो जिसे हम इंट्रिंसिक फैक्टर कहते हैं, अगर वो फैक्टर ना हो तो इसका पाचन नहीं हो पाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो आप बताएँगे विटामिन बी 12। और एक क्वेश्चन यहाँ से, जब हमसे पूछा जाता है कि एक गर्भवती स्त्री है, तो उसमें इस विटामिन की कमी देखने को मिलती है, क्यों? अगर वो शाकाहारी है तो। क्योंकि जो हमारा विटामिन बी 12 है, ये प्राणिज जगत में पाया जाता है, ये वानस्पतिक जगत में नहीं पाया जाता है। ठीक? तो ये विटामिन बी 12 जो है ये हमारे लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। हर एक एग्ज़ाम में हर एक एग्ज़ाम में ये आकर टपकता रहता है। क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है, बट इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर हमने 4 से 5 चीज़ों का ज़िक्र किया है। ठीक? चलिए, आगे अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, थोड़ा-सा यहाँ पर आपको मैथमेटिक मिल जाएगा। जैसे एक स्नैक देता है 12 ग्राम कार्बोज और 3 ग्राम वसा, तो वो शरीर को कितने कैलोरी ऊर्जा देगा? आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब हम कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं, तो एक कार्बोहाइड्रेट आपको कितने किलो कैलोरी ऊर्जा देता है? तो आप कहेंगे 4। लेकिन वहीं जब हम वसा की बात करते हैं, तो वसा आपको 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। अब ऐसे में
अगर हमें 12 ग्राम आपको कार्बोज मिल रहा है और 3 ग्राम आपको वसा मिल रहा है, तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 9 को 3 से और 4 को 12 से कर दीजिए। तो 9 त्रिक 27 और ये आपका 12 चौक 48। अगर आप दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर आपका आएगा 75। एक दिन मैंने आपको करीब-करीब 200 क्वेश्चन करवाए थे। ये तो आपका पीवाईक्यू है, लेकिन जो मैंने क्वेश्चन करवाए थे वो बिल्कुल नए क्वेश्चन थे, आपके बुक के क्वेश्चन थे। तो इसी तरह से आपसे कोई वृत्त की परिधि या फिर कोई शंकु का क्षेत्रफल ऐसा कुछ निकालने के लिए नहीं आएगा और ना ही त्रिभुज का क्षेत्रफल या फिर आपसे कोई साइन थीटा, कॉस थीटा ऐसे कोई मान नहीं पूछेगा आपसे। आपसे बस ऐसे बेसिक से क्वेश्चन पूछेगा जो कि आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, आपसे ये से ही क्वेश्चन पूछे जाएँगे, ठीक? तो बेसिक मैथ तो सबको आती है, जैसे हमें जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग करना इतना तो सबको आता है। तो बस ऐसे ही क्वेश्चन आएँगे, आपको यहाँ पर कोई फ़ॉर्मूला वगैरह याद करने की आवश्यकता नहीं है। आगे अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, इंसुलिन उपयोगी है। ये जो इंसुलिन होता है, इंसुलिन ज़रा बताइए कि कहाँ से स्रावित होता है? ये इंसुलिन जो होता है, ये कहाँ से स्रावित होता है? बात अगर हम इसके उपयोग की करें, तो क्या ये वज़न बढ़ाने में उपयोग होता है? या ये आपका रक्त शर्करा को बढ़ाने में उपयोगी होता है? या ये रक्त शर्करा को कम करने में उपयोगी होता है? या फिर ये वज़न को कम करने में उपयोगी होता है? तो आप कहेंगे कि इंसुलिन जो होता है, ये रक्त में शर्करा को कम करने का काम करता है और जब यही इंसुलिन नहीं स्रावित होता है या अल्प मात्रा में स्रावण होना स्टार्ट हो जाता है, तब हमारे रक्त में शर्करा की जो मात्रा है या स्तर है, वो बढ़ जाता है और ये क्या हम इसे कहते हैं? तो हम इसे ही हम मधुमेह कहते हैं। यानी कि जब आपके शरीर में इंसुलिन का स्राव नहीं होता है, तो हम इसे क्या कहते हैं? तो हम इसे मधुमेह के नाम से जानते हैं। और मधुमेह के लिए आप 3 शब्द यूज़ करते हैं, क्या? पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया, ठीक? अर्थात बार-बार मूत्र त्याग, अत्यधिक प्यास लगना, मुँह सूखना, ये सारे लक्षण किसके होते हैं? ये सारे के सारे लक्षण आपके होते हैं मधुमेह के। और ये तो बहुत ही आप अच्छे से जानते हैं कि भारत क्या है? मधुमेह की राजधानी है। क्योंकि जितना ज़्यादा हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, उतना ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट कोई और नहीं खाता है। हमारी थाली में लगभग 60% 60 टू 70% क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कार्बोज़ होते हैं। ठीक? चलिए, आगे अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, ट्रिप्टोफैन नाम आपने सुना होगा। ज़रा आप बताएँगे कि ये किसमें अभाव पाया जाता है? आप कहेंगे दाल में। ट्रिप्टोफैन क्या है? क्या ये एक आवश्यक वशीय अम्ल है? अनावश्यक वशीय अम्ल है? या ये आपका आवश्यक एमिनो अम्ल है? या फिर अनावश्यक एमिनो अम्ल है? तो आप कहेंगे जब हम आवश्यक वशीय अम्ल की बात करते हैं, ये पहला वाला, जब हम आवश्यक वशीय अम्ल की बात करते हैं तो इसमें 3 आता है, क्या? लिनोलिक, लिनोलेनिक और आर्किडोनिक। यही 3 आपके आवश्यक वशीय अम्ल के अंतर्गत आते हैं। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है? ट्रिप्टोफैन। तो ट्रिप्टोफैन क्या है? ट्रिप्टोफैन आपका एक आवश्यक एमिनो अम्ल होता है, जो कि दाल में इसका अभाव पाया जाता है। आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि कुछ हमारे पोषक तत्व दाल में नहीं पाए जाते हैं और कुछ पोषक तत्व हमारे चावल में नहीं पाए जाते हैं। तो जब हम दाल और चावल को मिक्स अप करके खाते हैं, अर्थात खिचड़ी बनाकर खाते हैं, तो जो भी हमारे पोषक तत्व हैं, जो दाल में नहीं हैं, वो चावल से मिल जाते हैं और जो चावल में नहीं है, वो दाल से मिल जाते हैं। तो हमारे जो पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, वो पूर्ण हो जाती है, अर्थात जो हमारे आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं, वो हमें मिल जाते हैं। ठीक? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5 पर। निम्नलिखित में से कौन-सा युग्म सुमेलित नहीं है? क्या रक्ताल्पता यानी कि ये जो रक्ताल्पता है, ये लौह तत्व का निम्न अंतर्ग्रहण है, यानी कि आपने लौह तत्व की कमी है, कम लिया है। मैरास्मस
निम्न ऊर्जा अंतर्ग्रहण है, क्वासियोरकर निम्न प्रोटीन अंतर्ग्रहण है, स्कर्वी निम्न विटामिन B12 अंतर्ग्रहण है। तो आप कहेंगे कि ऊपर के तीनों हमारे सुमेलित हैं, यानी कि रक्ताल्पता लौह तत्व की कमी से होता है, मैरास्मस ऊर्जा की कमी, ऊर्जा अर्थात यानी कि जब हम बात करते हैं तो प्रोटीन ऊर्जा दोनों होता है, बट ठीक है, हमारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा सही है। क्वासियोरकर के लिए हम बहुत अच्छे से जानते हैं प्रोटीन निम्न अंतर्ग्रहण होने पर होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं स्कर्वी की, तो ये विटामिन B12 के अंतर्ग्रहण निम्न अंतर्ग्रहण से नहीं होता है। कहाँ से होता है? विटामिन सी के निम्न अंतर्ग्रहण से ये होता है। ठीक? तो ध्यान रखेंगे, यही हमारा फोर्थ वाला ऑप्शन क्या है? गलत है। ठीक? चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। ग्लाइकोजन संग्रहित होता है कहाँ पर? वसीय ऊतकों में, वृक्क में, मांसपेशियों में या फिर यकृत में। तो आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो ग्लाइकोजन है ये आपके यकृत में संग्रहित होता है, और जब आपके शरीर में ग्लूकोज की कमी होती है तो ये ग्लाइकोजन जो है ये वापस कन्वर्ट हो जाता है किसमें? ग्लूकोज में, और ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर ये आपको एनर्जी देने का काम करता है। ठीक? तो जो ग्लाइकोजन है कहाँ पर संग्रहित होता है? ये आपके यकृत में जाकर संग्रहित होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है। हमारे मुंह में हमारे शरीर में मुंह से लेकर मल द्वार तक के मार्ग को कहते हैं, क्या कहते हैं? आमाशय कहेंगे, आंत कहेंगे, पाचन तंत्र कहेंगे या फिर आहार नाल कहेंगे। तो जब हम बात करेंगे हमारे मुंह से लेकर मल द्वार तक का जो मार्ग है उसे हम आहार नाल के नाम से जानते हैं। ठीक? अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 8 है। लार रस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? आपको पता है कि जो हमारे स्लाइवर ग्लैंड होते हैं कितने होते हैं? ज़रा एक बार बताना कि हमारे मुख में जो स्लाइवर ग्लैंड हैं कितने हैं? जब हम बात करते हैं ये आपका लार रस की, तो इसमें क्या रेनिन है, पेप्सिन है, स्टार्च है या फिर टाइलिन है? तो आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं ना कि हमारे मुख में जो पाचन शुरू होता है वो किस एंजाइम से होता है? तो इसी टाइलिन एंजाइम से शुरू होता है। मुख से अगर आपसे पूछा जाए कि पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो हम बताते हैं कि मुख से शुरू होता है, और आपसे पूछा जाता है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो आप बताएंगे टाइलिन जो एंजाइम होता है वो हमारे लार में पाया जाता है। आगे अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, तो कह रहा है हमारे संतुलित आहार लेने हमें संतुलित आहार लेने चाहिए। कारण क्या है? क्यों हमें संतुलित आहार लेना चाहिए? क्या ये स्वादिष्ट होते हैं? या फिर इसमें स्वास्थ्य ठीक रहता है? या इससे सौंदर्य में आपकी वृद्धि होती है? या फिर इससे आहार संबंधित समस्त आवश्यकताएं पूरी होती हैं? तो आप कहेंगे जब हम एक संतुलित आहार की बात करते हैं, तो संतुलित आहार इसलिए लेना चाहिए क्योंकि इससे आहार संबंधित सारी जो आवश्यकताएँ हैं, वो पूरी होती हैं। और ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब हम संतुलित आहार की बात कर रहे हैं, तो संतुलित आहार से हमारा मतलब क्या है? कि जितने भी हमारे पौष्टिक तत्व होते हैं, वो सही मात्रा में उपस्थित होना चाहिए। अगर जो भी हमारे पौष्टिक तत्व हैं, उनकी कमी या फिर अधिकता होती है, तो ये हमारे लिए नुकसानदेह होते हैं और हम इनको संतुलित आहार की श्रेणी में नहीं रख सकते हैं। ठीक? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पर। कम प्रोटीन युक्त आहार जो है आपका, कम प्रोटीन आहार युक्त से होता है। अगर किसी व्यक्ति को कम प्रोटीन युक्त आहार मिल रहा है तो उससे क्या होगा? क्या उसको पीलिया हो जाएगा? क्या उसे हेपेटाइटिस हो जाएगा? या उसे वायरल हो जाएगा? या फिर उसको कुपोषण हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि अगर किसी को सही मात्रा में प्रोटीन नहीं मिल रहा है, मतलब अगर उसे प्रोटीन कम मात्रा में मिल रहा है तो वो कुपोषण का शिकार हो जाएगा। और हमारा भारत तो वैसे भी दोहरे कुपोषण का भार उठा रहा है। कैसे? एक अल्प पोषण का और एक अधिक पोषण का। अल्प पोषण जिसे जो पोषक तत्व हैं वो कम मात्रा में मिल रहे हैं,
और अत्यधिक पोषण क्या है? जो व्यक्ति अपनी आवश्यकता से अधिक खा रहा है, मतलब वो कार्य कम कर रहा है लेकिन खा चीज़ों को ज़्यादा रहा है। बैठे-बैठे खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, मेरे हमारी कैलोरी जो है वो बर्न ही नहीं हो रही है, तो क्या होगा? हमारे शरीर में इकट्ठा होगा, मोटापा होगा। मोटापा हुआ तो उसने कई बीमारियों को वैसे ही न्योता दे दिया। तो हमारा भारत जो है ये दोहरे कुपोषण का भार उठा रहा है। इस लाइन को आप ज़रा ध्यान रखिएगा। स्टेटमेंट में आपसे पूछा भी जा सकता है। ठीक? चलिए, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। प्लाज़्मा में पाई जाने वाली प्रोटीन है। अभी हमने हाल-फिलहाल में प्लाज़्मा के बारे में डिस्कस किया था। 2 दिन पहले ही डिस्कस किया था। प्लाज़्मा में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन-सी है? ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन, एल्बुमिन या फिर उपरोक्त सभी। तो आप कहेंगे कि प्लाज्मा में ये सभी प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। ये आपको पता है कि प्लाज्मा में भी जो हमारे पोषक तत्व थे वो कार्बनिक और अकार्बनिक थे, है ना? कार्बनिक में 1% था, बाकी अकार्बनिक में आपके 8 से 9% आ जा रहे थे। तो ये तीनों ही प्रोटीन आपके प्लाज्मा में पाए जाते हैं। ज़रा हमें कमेंट करके बताइए कि जो हमारा रक्त है, रक्त में प्लाज़्मा कितना प्रतिशत होता है? बाकी आपको पता है कि हमने रक्त को 2 पार्ट में बाँटा था। एक तो आपका प्लाज़्मा था, एक आपका ब्लड कार्सेल्स था। हाँ ना? तो जब हमने बात की थी प्लाज़्मा की, तो वहाँ पर आपको प्रतिशत बताया था और ये मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये आपके ब्लड कार्सेल से ज़्यादा होता है, ठीक? इसका प्रतिशत जो होता है हमारे ब्लड कार्सेल से ज़्यादा होता है। तो आप हमें बता देंगे कि प्लाज़्मा कितने प्रतिशत पाया जाता है? ये मत कहना कि मन नहीं कर रहा है, ठीक? मैं ये नहीं सुनूँगी कि आपका मन नहीं कर रहा था इसलिए आपने कमेंट नहीं किया। ऐसे तो मेरा भी मन नहीं करता है पढ़ाने का, जब आप लोग इतने कम आते हैं या आते ही नहीं हैं। तो क्या मेरा मन करता है? लेकिन नहीं, मैं फिर भी आती हूँ, आपके साथ डिस्कस करती हूँ चीज़ों को। और हाँ, एक आपके लिए ज़रूरी सूचना, जो भी लोग अभी मतलब जैसे आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो मेरे साथ बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने तो सारी क्लासेस ली हैं। बट कुछ लोग जैसे डे बाय डे हर कोई जुड़ता जा रहा है। तो ऐसे में आपने पता नहीं पहले फिजियोलॉजी पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, हो सकता है कि और भी अच्छे से पढ़ा हो, बट हमने पहले भी एक बार फिजियोलॉजी को डिस्कस कर रखा था, बट जब मैंने दोबारा से स्टार्ट किया तो पुरानी वाली क्लासेस को प्राइवेट कर दिया था। बट मैंने उसे कल रात में ही पब्लिक कर दिया है। तो अगर आप में से कोई ऐसा है जो कि पीजीटी का एग्ज़ाम दे रहा है, तो एक बार जाकर उन क्लासेस को रिवाइज़ करिए। बाकी जो हम यहाँ पर डेली डिस्कस कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ आपके नए पॉइंट होते ही हैं, तो चीज़ों को हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। जब हमारा ये वाला आपका जो हमने ब्रांच स्टार्ट किया है यानी कि जो हमने फिजियोलॉजी स्टार्ट किया है, जब ये कंप्लीट हो जाएगी तब मैं पुरानी क्लास को आपके प्राइवेट कर दूँगी। अभी के लिए मैंने पब्लिक कर दिया है, तो जिनका भी पीजीटी का एग्ज़ाम है वो क्लासेस जाकर देख सकते हैं। ठीक? चलिए, बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 12 की। तंबाकू के अधिक सेवन से होता है क्या? हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, रक्तचाप बढ़ जाता है, मुख का कैंसर होता है या उपरोक्त सभी? तो आप कहेंगे जब हम तंबाकू की पुड़िया देखते हैं, पाउच आता है छोटा-सा, जब हम उस पैकेट को देखते हैं तो उसपे वैसे ही मुख का कैंसर दिया रहता है, ठीक? लेकिन उसी के साथ-साथ ये भी ध्यान रखिएगा जब हम तंबाकू का अधिक सेवन कर रहे होते हैं, तो इससे क्या होता है, इससे ये सारी चीज़ें होती हैं। यानी कि हृदय की धड़कन भी बढ़ जाती है, रक्तचाप भी बढ़ जाता है, मुख का कैंसर भी बढ़ जाता है, मतलब हो जाता है, यानी कि ये सारे के सारे चीज़ें हो जाती हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। मसालों के अधिक प्रयोग से किस अम्ल का श्रावण अधिक होता है? अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में स्पाइसी मसाले ले रहे हैं, तो इससे क्या अधिक मात्रा में श्रावित होगा? और मसालों का टॉपिक उम्मीद है कि आप सब ने पढ़ा होगा। कौन से मसाले कहाँ उपयोग किए जाते हैं? कुछ मसाले हमारे ऐसे हैं जिनको हम औषधि के रूप में उपयोग करते हैं। तो जब हम बात करते हैं मसाले के अधिक श्रावण के,
मसाले के अधिक उपयोग से, तो क्या ये कार्बोनिक अम्ल आता है, स्रावित होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है, दोनों होते हैं या फिर कोई नहीं? तो ध्यान रखिएगा, ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, अगर आप मसाले का अधिक सेवन कर रहे हैं, तो ये अधिक स्रावित होता है। कौन? HCl। इसका फ़ॉर्मूला भी थोड़ा-सा ध्यान रखेंगे, इसे हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 14 पर। चाय में पाया जाता है, चाय में क्या पाया जाता है? थियोफाइलिन पाया जाता है, कैफ़ीन पाया जाता है, टैनिन एसिड पाया जाता है या फिर इनमें से सभी? तो आप कहेंगे कि चाय में ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। चाहे हम बात करें थियोफाइलिन की, चाहे हम बात करें कैफ़ीन की, चाहे हम बात करें टैनिन की। तो ये तीनों के तीनों चीज़ें कहाँ पाई जाती हैं? चाय में पाई जाती हैं। ठीक? अब इन तीनों के अलग-अलग कार्य होते हैं। ज़रा एक बार आप हमें अलग-अलग इनके कार्य बता दीजिएगा। ठीक? चलिए, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्या कह रहा है ये आपसे? क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, काइम क्या है? काइम क्या है? यह एक प्रकार का पाचक रस है, पेशियों का संकुचन एवं विमोचन है, भोजन का अवशोषण है या फिर आमाशय भित्ति में भोजन का लेय के रूप में होना है। जब हम बात करते हैं काइम की, तो काइम क्या है? यही जो आमाशय भित्ति में भोजन का लेय के रूप में होना ही हमारा काइम कहलाता है। ठीक? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 16 पर। वसा व तेल को अधिक देर तक गर्म करने से एक हानिकारक पदार्थ बनता है, जिसे कहते हैं क्या? क्या उसे हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं? क्या उसे हम लिनोलिक अम्ल कहते हैं, एक्ट्रोलीन कहते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आप बताएँगे कि जब हम वसा अच्छा, कभी आपने देखा होगा कि आप तेल को ज़्यादा देर तक गर्म करते हैं तो उसमें से धुआँ निकलने लगता है। क्या होता है? वो बड़ा ही नुकसानदेह होता है। उसी को हम एक्रोलीन के नाम से जानते हैं और ये चीज़ें मैंने आपको पहले भी नोट डाउन करवाया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 17 पर। शुद्ध तरल आहार का प्रकार नहीं है। कच्चे नारियल का पानी, ग्लूकोज का पानी, खिचड़ी, बरले का पानी। तो आप कहेंगे कि ये जो हमारा खिचड़ी होता है, ये खिचड़ी आपके शुद्ध तरल आहार में नहीं आता है। जबकि कच्चा नारियल का पानी हो गया, ग्लूकोज का पानी हो गया, बरले का पानी हो गया, ये सब आपके शुद्ध तरल आहार के अंतर्गत ही आते हैं, सिवाय किसके? खिचड़ी के। बढ़ते हैं, अच्छा, आप बताइए कि हमारे भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 18 पर। एंजाइम क्या है? क्या ये एक रासायनिक पदार्थ है? क्या यह किसी पदार्थ तथा उचित वातावरण में ही क्रिया करता है? यह स्वयं परिवर्तित हुए बिना अन्य पदार्थ की रासायनिक क्रिया को प्रभावित करता है या फिर उपरोक्त सभी? तो आप कहेंगे कि जब हम बात करते हैं एंजाइम की, तो ये एंजाइम के लिए कही गई तीनों बातें सही हैं। यानी कि ये एक रासायनिक पदार्थ है, यह किसी पदार्थ तथा उचित वातावरण में ही क्रिया करता है, साथ ही साथ ये स्वयं परिवर्तित हुए बिना अन्य पदार्थों की रासायनिक क्रिया को प्रभावित कर देता है। यानी कि एंजाइम के बारे में कही गई ये तीनों बातें सही हैं। अब आप हमें ये बताइए कि एंजाइम का स्रावण, ये जो एंजाइम है, एंजाइम का स्रावण अंतःस्रावी ग्रंथि से होता है या फिर बहिर्स्रावी ग्रंथि से होता है या फिर मिश्रित ग्रंथि से होता है? हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 19। बेकिंग पाउडर अथवा खाने का जो सोडा है, मिलाकर भोजन पकाने से नष्ट होने वाला पौष्टिक तत्व है क्या? विटामिन बी, प्रोटीन, कार्बोज या फिर खनिज लवण? तो आप कहेंगे जब हम अपने खाने में, जैसे आपने देखा होगा, जब हम काबली चना बनाते हैं, जब हम राजमा बनाते हैं या जब हम वैसे भी चना बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं? उसमें थोड़ा-सा बेकिंग पाउडर या फिर खाने वाला सोडा डाल देते हैं। क्यों? ताकि हमारा जो ये राजमा वगैरह है, चना वगैरह है, ये अच्छे से पक जाए। लेकिन इससे होगा क्या? तो इससे होगा ये कि आपके जो भी पौष्टिक तत्व में, यानी कि ये जो आपका विटामिन बी है, ये नष्ट हो जाता है।
तो हमें अपने भोजन में उसे जल्दी पकाने के लिए ऐसा नहीं करना है कि हम उसमें बेकिंग सोडा डाल दें। फिर क्या कर सकते हैं? फिर हम कर ये सकते हैं कि हम जैसे राजमा बनाना हुआ तो 6-7 घंटे पहले उसको भिगो देंगे, या हमें चना बनाना हुआ, काबुली चना हुआ या वैसे भी चना हुआ तो हम उसको 6-7 घंटे पहले भिगो देंगे। हम अपने पौष्टिक तत्वों को नष्ट नहीं करेंगे, हमारी कोशिश यही होगी कि जितने भी हमारे पौष्टिक तत्व हों, वो बचे रहें। ठीक? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 20 पर। भोज्य पदार्थ में मिलावट से होता है क्या? कुपोषण होता है, सुपोषण होता है, स्वस्थ जीवन मिलता है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो भोजन में मिलावट क्या होता है? सबसे पहले तो आप यही बताइए। आप कहेंगे कि जब हम अपने जो हमारा भोज्य पदार्थ है उसमें से कोई पौष्टिक तत्व निकाल लेते हैं या कोई गैर पौष्टिक तत्व उसमें मिला देते हैं, तो हमारा ये क्या होता है, ये हमारा मिलावट होता है। या हमने जब एक निम्न कोट की वस्तु को उच्च दाम पर बेचा है, यानी कि जो हमारे उच्च कोट की वस्तु है उसके दाम पर बेचा है, तो ये भी हमारा मिलावट की श्रेणी में आता है। लास्ट टाइम का आपने क्वेश्चन देखा होगा। तो जब हम बात करते हैं भोज्य पदार्थ में मिलावट की, तो इससे हो जाता है कुपोषण। क्या होता है? इससे हो जाता है कुपोषण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 21 पर। नीचे बर्तन में पानी डालकर तथा ऊपर छलनी या छोटा कपड़ा बांधकर खाद्य पदार्थ को रखा जाता है, इसे कहते हैं, यानी कि कौन सा मेथड होता है? क्या ये वाष्प द्वारा प्रत्यक्ष रूप से पकाने का होता है? वाष्प द्वारा पकाने की अप्रत्यक्ष विधि होती है? जल द्वारा पकाने की प्रत्यक्ष विधि होती है या फिर जल द्वारा पकाने की अप्रत्यक्ष विधि होती है? तो आप कहेंगे कि जब हम नीचे बर्तन में पानी डालते हैं, नीचे डाल रहे हैं, लेकिन ऊपर छलनी में जैसे ये फरा वगैरह बनाते हैं ये, तो ये हमारा वाष्प के द्वारा पकाया गया प्रत्यक्ष विधि होता है, ठीक? जिसमें आपका ये मोमो वगैरह आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22। अंडा तथा दूध सुरक्षित रहते हैं कितने टेम्परेचर पर? क्या 35 से 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर ये अच्छे रहते हैं? 0 से 40 डिग्री, 0 टू 97 डिग्री या फिर 20 टू 45 डिग्री? तो जो अंडे और दूध के लिए एक सुरक्षित तापमान होता है, वो आपका 35 से लेकर 40 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इसके बीच में अंडे और दूध को सुरक्षित रखा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन-सा आहार के चिकित्सा का उद्देश्य है? क्या पाचन तंत्र के कष्टों को देखते हुए सरल, सौम्य तथा सुपाच्य आहार प्रदान करना, या फिर रुग्णावस्था में भी उच्च पोषक स्तर की निरंतर आपूर्ति करना, या फिर शरीर के प्रभावित अंगों को पर्याप्त विश्राम देना, या फिर सभी? तो आप कहेंगे कि जब हम आहार के चिकित्सा उद्देश्य की बात करते हैं, तो इसमें आपके ये सारे उद्देश्य आते हैं। क्या? जैसे पाचन तंत्र के कष्टों को देखते हुए हम सौम्य आहार या फिर सुपाच्य आहार देते हैं। रुग्णावस्था में भी उसके जो पौष्टिक स्तर है उसको बनाए रखने की कोशिश करते हैं, और शरीर के जो भी प्रभावित अंग हैं हम उनको आराम देने की कोशिश करते हैं। ठीक? तो ये सारे ऑप्शन आपके सही हो जाएँगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 24 पर। हाइपरटेंशन का कारण है। हाइपरटेंशन, क्या ये निम्न रक्तचाप है, उच्च पल्स चाप है, निम्न पल्स चाप है या फिर उच्च रक्तचाप है? तो आप कहेंगे हाइपरटेंशन का कारण क्या होता है? अच्छा, हाइपर और हाइपो, इन दोनों का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। हाइपो का मतलब किसी चीज़ की घटी मात्रा, हाइपर का मतलब बढ़ी हुई मात्रा। यानी कि जब हम हाइपरटेंशन के कारण की बात करते हैं, तो ये उच्च रक्तचाप हाइपरटेंशन का कारण होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 25 पर। मानव शरीर में ऑक्सीजन को ले जाने वाला वाहक है कौन? क्या कैल्शियम है? क्या फास्फोरस है? क्या ग्लोबिन है या फिर हीमोग्लोबिन है? तो आप कहेंगे ये जो हीमोग्लोबिन होता है,
ये हमारे शरीर में ऑक्सीजन को ले जाने का कार्य करता है, अर्थात ऑक्सीजन को ले जाने वाला वाहक होता है। हीमोग्लोबिन आपका एक प्रकार का संयुक्त प्रोटीन होता है जो कि हीम और ग्लोबिन से बना होता है। हीम आपका एक लौहवर्णक होता है जबकि ग्लोबिन आपका एक प्रोटीन होता है। ठीक। कैल्शियम, कैल्शियम तो आप जानते ही हैं हमारे हड्डियों और दांतों के लिए अत्यंत ही आवश्यक आवश्यक होते हैं। स्कर्वी नामक बीमारी किस विटामिन के अभाव में होती है? ए के, विटामिन बी के, विटामिन डी के या फिर विटामिन सी के? तो आप कहेंगे स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। इसे हम नाविक रोग भी कहते हैं। अगर हम बात करते हैं विटामिन ए का, तो विटामिन ए का संबंध हमारी आंखों से होता है। अगर विटामिन ए की कमी है तो प्राथमिक लक्षण रतौंधी दिखता है। विटामिन बी, अगर हम सिर्फ हमसे पूछा जाए कि विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है तो हम कह देते हैं बेरी-बेरी। लेकिन आपको पता है कि विटामिन बी कोई छोटी फैमिली नहीं है। ये संयुक्त आप कह सकते हैं ये कैसी है, एक संयुक्त फैमिली है, यानी कि जॉइंट फैमिली होती है। इसमें हम विटामिन बी1, बी2, बी3, बी5, बी6, बी7, बी9 और बी12 की बात करते हैं। बी12 से संबंधित क्वेश्चन आपने पहले ही डिस्कस किया, हमने उसके बारे में 4-6 पॉइंट आपको बताए थे, उनको ज़रूर ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। बाकी डी का संबंध आप जानते ही हैं कि हमारे हड्डियों से होता है। हड्डियों में अगर हमारे कैल्शियम की बात करें, जब हम हड्डी की बात करते हैं तो कैल्शियम ऑटोमेटिक हमारे दिमाग में आ ही जाता है। तो हड्डियों में कैल्शियम का आकर चिपकना कैल्सिफिकेशन, हड्डियों से कैल्शियम का अलग होना डीकैल्सिफिकेशन की प्रोसेस कहलाती है। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। थ्रोम्बिन की उपस्थिति से क्या होता है? अभी आप जब अगली क्लास देखेंगे ब्लड वाला टॉपिक तो उसमें हम थ्रोम्बिन प्रोथ्रोम्बिन यानी कि ब्लड क्लॉटिंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। थ्रोम्बिन की उपस्थिति से रक्त जमता है। रक्त में से लाल रंग अलग होता है। रक्त में आवश्यक एंजाइम बनता है या फिर रक्त में आवश्यक हार्मोन बनते हैं। तो आप कहेंगे कि थ्रोम्बिन की उपस्थिति से रक्त क्या होता है? जमता है। ठीक। क्या होता है? रक्त हमारा जमता है। और इसके जमने में कौन सा विटामिन आपका इम्पोर्टेंट है? ब्लड क्लॉटिंग के लिए हमें किस विटामिन की आवश्यकता होती है? और आज आपके एक-एक क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए और हम नहीं जानते हैं, हम ये नहीं सुनेंगे कि आपको मन नहीं लग रहा था या मन नहीं कर रहा था। आप मन क्यों नहीं लग रहा है? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मन ना लगने का कारण क्या है? आपने पिछले इतने दिनों से तैयारी की, आप पिछले 3 साल से तैयारी कर रहे हैं। हालाँकि हम साथ में तो पिछले लगभग 2 साल होने वाले हैं हमें साथ में तैयारी करते हुए। लेकिन अब जब एग्ज़ाम आपके सामने है 21-22 जुलाई, आपका जो लास्ट नोटिस था मैंने तब भी आपको बताया था कि उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा है कि हम आपका एग्ज़ाम 21-22 जुलाई को नहीं लेंगे। उसमें सिर्फ़ ये दिया गया था कि एग्ज़ाम आपका 14 और 15 मई को नहीं होगा। बस यही नोटिस में था और मैंने आपको तब भी बताया था, फिर बता रही हूँ कि अभी जब तक आपने कई जगह देखा होगा जुलाई में भी नहीं होगा एग्ज़ाम, स्थगित हो गया, बच्चों का भविष्य क्या होगा, पता नहीं कौन। आप बस इतना अपने दिमाग में रखिए कि हमारा एग्ज़ाम 21-22 जुलाई को है और जो पीजीटी वाले हैं, उनका तो 18-19 जून फिक्स ही है, वो भी अभी नहीं टला है। तो जब तक आपके पास आयोग की नोटिस नहीं आती है, तब तक आप किसी बात को नहीं मानेंगे और 21-22 जुलाई के डेट को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को रफ्तार देंगे। ठीक? चलिए, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, नाम आप सभी ने सुना है। इनके द्वारा निम्नलिखित में से कौन से खाद्य वर्ग की अनुशंसा की गई? 11 खाद्य वर्ग, 5 खाद्य वर्ग, 4 खाद्य वर्ग या फिर 7 खाद्य वर्ग? तो हमें पता है ना कि जो स्वामीनाथन थे उन्होंने 11 खाद्य वर्गों की चर्चा की थी। अब आपको 11 तो याद नहीं होंगे, ये तो हम जानते हैं कि आप इतने महामुनि हैं कि आप याद नहीं किए होंगे।
तो इसीलिए हमने ग्रहों को एक साथ लिख लिया है। कौन-कौन से हैं? 7 यहाँ पर हैं, आगे वहाँ पर आगे हैं। अनाज और ज्वार बाजरा, दूसरा है आपका दालें, फलियाँ, फल, गिरियाँ और तिलहन, दूध और दूध से बने खाद्य पदार्थ, मांस, मछली और प्राणिज उत्पाद। इसी के साथ-साथ अंडा, वसा, तेल, मिर्च मसाले और शक्कर एवं अन्य आपके स्टार्च युक्त आहार। यही 11 खाद्य पदार्थों की अनुशंसा की गई थी किसके द्वारा? एमएस स्वामीनाथन के द्वारा। ठीक? उम्मीद है कि आप एक बार इन ग्रहों को देख लिए होंगे, फिर से आप देख लीजिए। तो 7 यहाँ पर दिया गया है, इच्छा हो तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में नोट डाउन कर सकते हैं और 4 आपके यहाँ हैं। ठीक? चलिए, बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 29 की। त्वचा एवं झुर्रियों से युक्त एवं उनका रंग पीला होना लक्षण प्रदर्शित करता है। किसका? कुपोषण का, अल्पपोषण का, गरिष्ठ भोजन का या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप जब हम बात कर लेंगे कुपोषण की ना, तो इसमें आपका अल्पपोषण और अत्यधिक पोषण दोनों आ जाता है। तो जब हम त्वचा और झुर्रियों से युक्त और उनका रंग पीला होने की बात करते हैं, तो ये आपके कुपोषण का शिकार हो जाता है। ठीक? अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है। क्या है? क्वेश्चन लंबा है बट बहुत ही आसान है। दूध, दूध से निर्मित भोज्य पदार्थ, मांस हो गया, मछली हो गई, अंडा हो गया, दालें, चना, सोयाबीन, सूखे हुए सेम, मटर, मूंगफली हो गया, तिलहन हो गया, अनाज हो गए, मेवे हो गए। ये सब क्या होते हैं? क्या ये शरीर निर्माणक भोज्य पदार्थ हैं, ऊर्जादायक हैं या फिर सुरक्षात्मक भोज्य पदार्थ हैं या फिर नहीं? एक्चुअली ये आपका पीवाईक्यू था और पीवाईक्यू में आपको ध्यान रखना है, इसमें आप अनाज को देखकर कार्बोहाइड्रेट की तरफ मत जाइएगा। आपको ध्यान रखना है कि जब हम बात कर रहे हैं, जैसे इसमें दूध हो गया, दूध से बने भोज्य पदार्थ हो गए, मांस, मीट, मच्छी, दालें, ये सब आपको किसके रिच सोर्स दिख रहे हैं? प्रोटीन और मिनरल से दिख रहे हैं। यहाँ बहरहाल हम बात कर लेते हैं प्रोटीन की ही, ठीक? तो प्रोटीन, मिनरल यही दिख रहे हैं। ये आपके कैसे आहार हैं? तो आप कहेंगे ये निर्माणक भोज्य पदार्थ हैं। दूध में प्रोटीन है, आपके मांस, मछली, अंडे, दाल, चना, सोयाबीन, सूखी सीम, मटर, मूँगफली सब किसके सोर्सेज़ हैं? प्रोटीन के। प्रोटीन का काम क्या है? शरीर निर्माणक भोज्य पदार्थ हैं ये, ठीक? चलिए, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। यहाँ पे थोड़ा-सा आपको फिजियोलॉजी का क्वेश्चन मिलेगा। क्या? कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, विल्सन या फिर हाइमैन? तो यहाँ पर आपसे कोई जीवित या फिर मृत कोशिका की बात नहीं की गई है। लेकिन हम जानते हैं ना कि कोशिका की खोज जो की गई थी, किसके द्वारा? ये आई थिंक सबका रटा-रटाया क्वेश्चन होगा क्योंकि हम ये चीज़ें बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। रॉबर्ट हुक ने आपके कोशिका की खोज की थी, लेकिन इन्होंने डेड सेल की खोज की। आप हमें बताइए कि जो जीवित कोशिका की खोज की थी, वो किसने की थी? हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 32 पर। मानव कोशिका में होते हैं क्रोमोसोम्स के 21 युग्म, क्रोमोसोम्स के 23 युग्म, क्रोमोसोम्स के 22 युग्म या फिर क्रोमोसोम्स के 24 युग्म। अभी हाल-फिलहाल में हमने आपको गुणसूत्रों की संख्या में जो घटोत्तरी-बढ़ोतरी हो रही थी, यानी कि सिंड्रोम से संबंधित प्रश्नों को डिस्कस किया था। तो उसको एक बार आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बड़े इम्पोर्टेंट हैं, पूछे जाते हैं। जब हम मानव कोशिका की बात करते हैं, तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, इसमें जो गुणसूत्रों की संख्या होती है, यानी कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं, वो जोड़े में तो 23 होते हैं, यानी कि 23 युग्म होता है। अगर हम संख्या की बात करेंगे, तो वो 46 हो जाते हैं। ठीक? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 33। टाइफाइड रोग का कारण है, क्या होता है? क्या स्ट्रेप्टोकोकस टाइफी है या साल्मोनेला टाइफी है, प्लाज्मोडियम है या फिर इनमें से कोई नहीं? जब हम टाइफाइड की बात करेंगे तो टाइफी हालांकि दोनों में हो गया है,
तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो साल्मोनेला टाइफी होता है, यही टाइफाइड रोग का कारण होता है। ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। भारतीय नर नारियों के लिए निम्न में से कौन-सा मूल्य सर्वोच्च होता है? जब हम बात करते हैं भारतीय नर नारियों की, तो क्या इसमें भौतिक मूल्य सर्वोच्च है, मानसिक है, धार्मिक है या फिर तीनों है? तो आप कहेंगे भारतीय नर नारियों में ये तीनों ही मूल्य सर्वोच्च होते हैं, चाहे वो भौतिक हो, चाहे मानसिक हो या फिर वो धार्मिक हो। और धर्म के नाम पे बात की जाए तो हम तो वैसे भी लड़ पड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। परिवार का स्वरूप आजकल तेजी से बदल रहा है। यह किसका प्रभाव है? क्या ये औद्योगिकीकरण का प्रभाव है, व्यक्तिवादिता है, उच्च शिक्षा है या फिर उपरोक्त सभी? तो आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो हमारे परिवारों का स्वरूप बदल रहा है उसमें कहीं न कहीं ये तीनों कारण आ जाते हैं। एक तो औद्योगिकीकरण, व्यक्तिवादिता, उच्च शिक्षा। ये तीनों ही कारण परिवार के स्वरूप को बदलने में जिम्मेदार होते हैं। ठीक? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 36 पर। सन 1929 डेट आपको याद होगा 1929। सन 1929 में किस समाज सुधारक के प्रयत्नों से बाल विवाह निरोध अधिनियम पारित हुआ? क्या राजा राम मोहन राय की वजह से, ईश्वर चंद्र विद्यासागर से, स्वामी विवेकानंद या फिर हरविलास शारदा? तो आप कहेंगे 1929 की बात हो रही है तो नाम आता है हरविलास शारदा, जो कि एक समाज सुधारक थे। इनके प्रयत्नों से ही बाल विवाह निरोध अधिनियम पारित हुआ था, जिसे हम शारदा एक्ट के नाम से भी जानते हैं। जरा हमें ये बताइए कि जब हम बात कर रहे हैं 1929 की, शारदा एक्ट की, तो इसमें जो लड़कियों के विवाह की उम्र रखी गई थी, वो कितनी रखी गई थी? ज़रा एक बार आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 पर। हिंदुओं में विवाह के कितने पारंपरिक रूप हैं या कितने पारंपरिक रूप माने जाते हैं? 16, 12, 5 या फिर 8? काम तो आपके लिए बढ़ा है। क्या? कि जो हिंदुओं में विवाह का परंपरागत रूप है वो 8 होता है। 8 में आपके 4 उच्च कोटि के आते हैं, 4 निम्न कोटि के आते हैं। जिसमें आपने आर्ष विवाह, ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आपने गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह, ये सारे विवाह के नाम सुने थे। आप हमें ये बताइए, इनमें से किसे हम प्रेम विवाह के नाम से जानते हैं? ठीक? चलिए, और ये उच्च कोटि का विवाह है या फिर निम्न कोटि का विवाह है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 38 पर। विवाह विच्छेद का सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, यानी कि अगर कहें तो सबसे खराब प्रभाव किस पर पड़ता है? क्या ये पति पर पड़ता है, पत्नी पर पड़ता है, माता-पिता पर पड़ता है या फिर बच्चों पर पड़ता है? तो विवाह विच्छेद जो है ये कहीं न कहीं लाभ भी पहुँचाता है और कहीं न कहीं हानि भी पहुँचाता है। जैसे अगर हम लाभ की बात करें तो इसमें सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो महिलाओं की दुर्दशा हो रही थी, उसमें सुधार आता है। अगर हम इसकी हानियों की बात करें तो हानियाँ आई थिंक कुछ ज़्यादा ही लगती हैं। जैसे अगर बच्चे हैं तो सबसे जो बुरा प्रभाव पड़ेगा इन्हीं पर पड़ेगा, इन्हीं बच्चों पर पड़ेगा। दूसरा, इनके जैसे रहन-सहन के लिए इनके जो महिलाएँ हैं, ये इनका देखभाल कौन करेगा, इस चीज़ की भी समस्या थी। समाज में जो तलाकशुदा महिलाएँ होती हैं, उनको एक हे दृष्टि से देखा जाता है। तो कहीं न कहीं समाज में भी थोड़ा-सा तिरस्कार का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं विवाह विच्छेद का सबसे प्रतिकूल जो प्रभाव पड़ता है, वो बच्चों पर पड़ता है। ठीक? चलिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। कमरे के अच्छे संवातन के लिए आवश्यक है क्या? क्या एक खिड़की तथा एक दरवाजा होना चाहिए? एक खिड़की, एक रोशनदान, एक दरवाजा होना चाहिए? पारगामी संवातन व्यवस्था होनी चाहिए या फिर कूलर की व्यवस्था होनी चाहिए?
आपको पता है कि अगर हम अच्छे संवातन की बात करते हैं, तो अच्छे संवातन में ऐसा होना चाहिए कि आपके जो घर में अशुद्ध वायु है, वो निकल सके और शुद्ध वायु आपके घर में प्रवेश कर सके, यही तो हमारा संवातन कहलाता है। तो पारगामी संवातन की व्यवस्था होनी चाहिए। अब आप हमें बताइए कि ये कूलर जो है, ये संवातन का कृत्रिम साधन है या फिर प्राकृतिक साधन है? हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 पर। फैमुलस शब्द का अर्थ है, फैमुलस यानी कि फैमिली से लिया गया है। इसका अर्थ क्या है? सामंत है, सामंजस्य है, सेवक है, मालिक है। तो फैमुलस शब्द का जो अर्थ होता है, वो क्या होता है? फैमुलस शब्द का अर्थ यहाँ पर आपका हो जाता है, सेवक से ले लिया जाता है, सेवक माना जाता है। ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। बताना है आपको, इनमें से परिवार का जैविक कार्य क्या है? स्थिति प्रदान करना, धनोपार्जन करना, संतानोत्पत्ति करना या फिर मनोरंजन करना। अब देखिए, परिवार के तो ये सारे कार्य हैं, लेकिन हमसे पूछा क्या गया है? जैसे हमसे पूछा गया है जैविक कार्य, तो जैविक कार्य में ये संतानोत्पत्ति आपका आ जाता है, यही परिवार का जैविक कार्य होता है। ठीक? अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 है। स्थान से अभिप्राय है। जब हम बोलते हैं स्थान, तो इसका क्या मतलब है? रेखाओं का उचित सामंजस्य, आकर्षक सतह, रिक्त स्थान या फिर मनोभावों को परिवर्तित करना। तो आप कहेंगे कि जब हम कहते हैं स्थान, तो इसका मतलब हमारा तात्पर्य होता है रिक्त स्थान। और रिक्त स्थान क्या है? कला के तत्वों में से एक है। ठीक? कला के तत्व कितने हैं? 7 हैं। कला के सिद्धांत कितने हैं? 5 हैं। रिक्त स्थान उन्हीं कला के तत्वों में से एक है। आप ज़रा हमें कला के और जो 6 तत्व बच रहे हैं, जैसे आपका रेखा हो गया, आकार हो गया, नमूना हो गया, पोत हो गया, रंग हो गया, यही सब तो आते हैं। चलिए, आप हमें सिद्धांत बता दीजिए, हमने तत्व आपको बता दिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। गिरी सज्जा में रट महोदय ने कला का मूल तत्व नहीं बताया है। रेखा को, स्वरूप को, प्रकाश को या फिर स्पर्श को। तो ये क्वेश्चन मैंने पहले भी बताया था, बट आप में से किसी का डाउट था। देखिए, यहाँ पर एक एक व्यक्ति की बात कर दी गई है, एक महाशय हैं रट, जिनका नाम क्या है? रट है। तो रट महोदय के अनुसार ये कला के तत्व तो हैं, लेकिन रट महोदय के अनुसार कला के मूल तत्व नहीं है, यानी कि जो रट महोदय, इन्होंने कला के मूल तत्व में इसको शामिल नहीं किया है। तो वो क्या है आपका? वो आपका हो जाता है यही प्रकाश। रट महोदय ने प्रकाश को कला के मूल तत्वों में नहीं रखा है। ठीक? तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। एक बार और मैंने करवाया था, तो आप में से किसी का डाउट था, तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक बार क्यों ना इसे रख लिया जाए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से जानने से पहले सबसे पहले प्रभाव जो पड़ता है वो है क्या? उसके परिधान का, उसके बात विचार का, उसके रंग से या फिर कोई नहीं? अच्छा, कोई व्यक्ति आपके सामने से जा रहा है, आप वो आपसे बात नहीं कर रहा है, आप क्या कहते हैं? बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी है, बहुत अच्छा व्यक्तित्व है, कैसे कह लेते हैं? उसने तो आपसे बात भी नहीं की, ना आप उसके बारे में कुछ जानते हैं। आप कैसे जान लेते हैं? आप उसके परिधान से अनुमान लगाते हैं। अगर हम किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को बिना उससे बात किए, उसके बारे में जाने कुछ भी बोलते हैं, तो उसके परिधान से ही हम बताते हैं। तो किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत रूप से जानने से पहले जो प्रभाव पड़ता है, वो उसके परिधान का पड़ता है। जैसे अगर हमसे कोई जैसे हम कह दें डॉक्टर जा रहा है, तो वो हमको बताता नहीं कि देखो हम डॉक्टर हैं। हम उसके कपड़े से पहचान जाते हैं। वकील जा रहा है, हमें कोई बताता नहीं, कपड़े से जान जाते हैं। सबका अपना-अपना ड्रेसिंग कोड होता है, तो हम उसी से पहचान जाते हैं। ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। प्लैकेट कहते हैं किसको? बटन की पट्टी को, जोड़ को, सिलाई को या फिर तुरपन को? तो आप कहेंगे यही जो हमारी बटन पट्टी होती है, बटन पट्टी को हम प्लैकेट के नाम से जानते हैं। ठीक?
ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से कौन से मानवकृत रेशे नहीं हैं? हेम, नाइट्रोसेल्युलोज, विस्कोस या फिर कुप्रामोनियम। आपको पता है कि जब हमने रेशों का वर्गीकरण किया तो दो प्रकार से किया। एक हमने किया प्राकृतिक रेशे और एक हमने किया मानवकृत रेशे। मानवकृत रेशों में हमने जो पहला रेशा बनाया वो हमारा रेयॉन था, जो कि सेमी सेलुलोज था। ठीक। लेकिन जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मानवकृत रेशा नहीं है, तो वो आपका यही हेम्प है। हेम्प जो है ये आपका एक प्राकृतिक है। प्राकृतिक में भी वानस्पतिक है। अब वानस्पतिक में बीज है, तना है या पत्ती है, ये आप बताएंगे। बाकी जब हम बात करते हैं प्राकृतिक की, तो प्राकृतिक को हमने 3 भागों में बाँटा। एक हमने वानस्पतिक, प्राणिज और खनिज। खनिज की बात करते हैं जिसमें सोना, चांदी, एस्बेस्टॉस ये सारी चीज़ें आती हैं। जब हम प्राणिज की बात करते हैं तो 2 नाम हमको वूल और सिल्क आते हैं। जब हम कपास जब हम बात करते हैं वानस्पतिक की, वानस्पतिक में हमें बीज से प्राप्त होते हैं, पत्ते से और तने से प्राप्त होते हैं। जब हम बीज की बात करते हैं तो कपोक और कपास ये दोनों आते हैं। बाकी जो तने की बात करते हैं तो लिनन हो गया, जूट हो गया, ये सब हमारे किस में आ जाते हैं? तने में आ जाते हैं। और अगर पूछा जाए प्राकृतिक जगत में वानस्पतिक जगत का सबसे लंबा, सबसे मजबूत रेशा, तो वो होता है हमारा लिनन। कहाँ से प्राप्त होता है? फ्लैक्स के पौधे से प्राप्त होता है, तने से प्राप्त होता है। ठीक। चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। संतुलन से परिधान में आता है, क्या आता है? क्या विश्राम का भाव आता है, तंगी का भाव आता है, दिखावा आता है या फिर कुछ भी नहीं? संतुलन से आपके परिधान में विश्राम का भाव दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? विश्राम का भाव दिखाई देता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 48 पर। संयुक्त परिवार के सामाजिक लाभ हैं। क्या लाभ होता है? सामाजिक सुरक्षा एवं परामर्श की भाव, सामाजिक नियंत्रण एवं परंपराओं की सुरक्षा, बच्चों का उचित पालन पोषण एवं मनोरंजन या फिर उपरोक्त सभी। तो आप कहेंगे जब हम संयुक्त परिवार की बात करते हैं तो ये सारी बातें आ जाती हैं। जैसे पहले जिसका जितना बड़ा परिवार हुआ करता था वो उतना ही मजबूत माना जाता था। यानी कि अगर कई भाई हैं, 6-7 भाई हैं, 10 भाई हैं, जो भी हैं परिवार में, तो उनके घर की तरफ कोई आँख उठाकर नहीं देखता था। मतलब सुरक्षा होती थी। दूसरा, सामाजिक नियंत्रण एवं परंपराओं की सुरक्षा होती है। बच्चों का उचित पालन-पोषण होता है, दादी देख ली, बुआ देख ली, चाची देख ली, बच्चे को कोई भी देख लिया। लेकिन वहीं जब एकल परिवार हो जाता है, तो ऐसे में माता-पिता ही रहते हैं, तो बच्चे को वो संस्कार नहीं दे पाते हैं। माता को भी कहीं काम पर जाना है, पिता को भी कहीं काम पर जाना है, या माता ही हैं तो घर पे अकेली हैं, काम कर रही हैं, बच्चे की देखभाल ऐसे में नहीं हो पाती है। लेकिन जब संयुक्त परिवार होता है तो बच्चे की देखभाल कोई भी कर लेता है, दादा-दादी, चाचा-चाची, बुआ कोई भी हैं, तो बच्चे की देख-रेख करते हैं, उनका पालन-पोषण करते हैं, बच्चों का मनोरंजन, लालन-पालन सब अच्छे से हो जाता है। ठीक? अगर हम आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 49 की, तो संयुक्त परिवार के कुछ दोष भी होते हैं, हर चीज़ के। किसी भी पहलू में आप देखिए, अगर फ़ायदा है तो कुछ नुकसान भी होगा। तो व्यक्तिगत आर्थिक निर्भरता की कमी और आलसी व्यक्तियों की वृद्धि होती है। कभी-कभी होता है कि परिवार में 10 लोग हैं, तो 4-6 लोग कमा रहे हैं, 4-6 लोग अपना आराम से सोए पड़े हैं। अगला है निर्धनता सामान्य तथा बच्चों की व्यक्तिगत विकास में बाधक एवं गंदी आदतों का विकास हो जाता है। बिल्कुल ये भी सही है। द्वेष एवं तनाव का केंद्र एवं गोपनीय स्थान का अभाव होता है। संयुक्त परिवार है, कभी भी कहीं से भी कोई आ जाता है, तो ये भी दोष होते हैं, अर्थात ये तीनों ही हमारे क्या होते हैं, संयुक्त परिवार के दोषों में शामिल किए जाते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 50। माइक्रोवेव ओपन कुकर, वैक्यूम क्लीनर कार्य सरलीकरण के क्या हैं? क्या पुराने सामान हैं? गृहिणी को पीटने का सामान है? नए क्रांतिकारी सामान है या फिर कुछ भी नहीं?
तो आप कहेंगे कि क्या होते हैं? तो ये आपके नए क्रांतिकारी सामान होते हैं जो कि आपके समय और शक्ति दोनों की बचत करने की बात करते हैं, लेकिन ये कभी भी धन की बचत नहीं करते हैं। ठीक? हमने लगा लिया है अपना अर्धशतक, यानी कि हमारे 50 क्वेश्चन हो चुके हैं। 10 क्वेश्चन हम आज और डिस्कस करेंगे। बाकी बचे हुए हमारे जो 65 क्वेश्चन होंगे अर्थात 65 क्वेश्चन जो होंगे उनको हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, या आज की क्लास में 15 क्वेश्चन कर लेंगे। देखते हैं, बढ़ते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 पर। गृह सज्जा के विभिन्न अंग कौन नहीं है? फर्श पर अल्पना बनाना, बिल्कुल है। हम फर्श पर अल्पना बनाकर अपने घर को सुसज्जित नहीं करते हैं। दिवाली हो गया, दिवाली पे क्या करते हैं? फर्श पे अल्पना ही तो बनाते हैं। अच्छा ये बताइए कि जैसे ये जो अल्पना है, यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन है कि अल्पना का संबंध कहाँ से है? बंगाल से है, बिहार से है, राजस्थान से है या गुजरात से है? दीपावली या शादी विवाह के लिए इंडिया बनाना, ये भी बिल्कुल आपका ये गृह सज्जा में आता है। घर में यानी कि कमरों में, घरों में भेड़-बकरियाँ रखना, ये तो आपकी गृह सज्जा का पार्ट नहीं है। यही आपका गलत हो जाएगा। बाकी रंग-बिरंगे कागज़, फूल, पत्तियों, इन सब से घर को सजाना क्या होता है? सब आपका गृह सज्जा में आ जाता है, सिवाय यही घर में भेड़-बकरियों को रखने के। ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। क्या कह रहा है 52 नंबर? बताना है आपको कि घर बनवाने संबंधी प्रोजेक्ट से कौन-सी संस्था जुड़ी है? म्युनिसिपैलिटी, सिडको, हुडको या पीडब्ल्यूडी। तो घर बनवाने से संबंधित जब नाम आता है तो जैसे गृहा हो गया, हुडको हो गया, ये नाम आते हैं। ज़रा आप हमें हुडको का फुल फॉर्म बताइएगा, हमने 2-3 बार डिस्कस किया है इस चीज़ को, तो आपको याद होना चाहिए। और फिर कह रहे हैं, बहाना नहीं चलेगा कि मन नहीं कर रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। खाने में अच्छा लग रहा है, खाना तो आप पर डे खा रहे हैं। सोने में अच्छा लग रहा है, आप पर डे सो रहे हैं। कभी ये कहा कि आज हमें अच्छा नहीं लग रहा, हम नहीं सोएँगे? कोई अगर आप में से सिंगल ऐसा हो जो कि कह दें कि हमें सोने में अच्छा नहीं लगा इसलिए हमने सोया नहीं, तो हम जानें। कमेंट करके बताइएगा, आप में से कोई है ऐसा? बहुत आलसी हैं आप लोग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 पर। समय व्यवस्थापन की योजना के सफल होने से संतोषजनक पारिवारिक लक्ष्य की प्राप्ति होती है, या परिवार के सदस्य मानसिक रूप से संतुष्ट होते हैं, या ये संतोषजनक पारिवारिक लक्ष्य तथा मानसिक संतुष्टि दोनों होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जब हमारी कोई भी योजना, जैसे यहाँ पर आपकी समय व्यवस्थापन की योजना की बात की गई है, लेकिन कोई भी योजना हो, जब वो सफल होती है तो उससे क्या होता है? संतोषजनक पारिवारिक लक्ष्य और मानसिक संतुष्टि हमें दोनों ही प्राप्त होती है। ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। परिवार की सफलता की कुंजी है क्या? आर्थिक विकास, परिवार परिवार की वृद्धि, सबल दंपति समायोजन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारे पास हम कितना भी आर्थिक विकास कर लें, हमारा परिवार कितना भी वृद्धि क्यों ना कर ले, लेकिन अगर समायोजन नहीं है, दंपतियों के बीच में समायोजन नहीं है, तो परिवार ये सफल नहीं हो सकता है। यानी कि परिवार की सफलता की कुंजी सफल दंपत्ति समायोजन होता है। लोगों को चीज़ों के साथ समायोजन करना पड़ता है, चाहे वो पति हो या फिर पत्नी हो, दोनों को सामंजस्य बिठाना पड़ता है। ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। घरेलू उपकरण चुनना और उपयोग करना किसकी पुस्तक है? हरलॉक की है, एगन की है, एलिजाबेथ की है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये आप ध्यान रखेंगे, घरेलू उपकरण चुनना और उपयोग करना ये आपके एलिजाबेथ बेवरेज की पुस्तक है। ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से सिंपल यार्न कौन-सा है? आपने एक सिंपल यार्न पढ़ा था और आपने एक नॉवेल्टी यार्न पढ़ा था। सिंपल यार्न में आपने 4 ही नाम पढ़े थे, जिसमें से 3 आपके सामने दिए गए हैं, चौथा कौन-सा है वो आप हमें बताएँगे।
3 हैं आपके, यानी कि सिंगल यार्न, डबल यार्न और मल्टीपल यार्न। एक आपका कौन-सा यार्न है ज़रा उसको बता दीजिएगा। बाकी के ये तीनों के तीनों आपके सिंपल यार्न के ही उदाहरण होते हैं। सिंपल यार्न में हम केवल 4 और 4 को पढ़ते हैं। ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। मूल्य अनुभूति में चाह है, ये कथन किसका है? मूल्य जो है ये अनुभूति में चाह है, ये किसका कथन है? मेयो का है, सार्जेंट का है, फ्रीमैन का है या फिर डोड का है? तो ये जो आपका कथन है कि मूल्य अनुभूति में चाह है, ये आपके डोड का कथन है। छोटी सी परिभाषा है, ध्यान रख लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। अनुरूपता को निम्न प्रकार से उत्पन्न किया जाता है। अनुरूपता को आप कैसे उत्पन्न करते हैं? रेखा के द्वारा, आकार के द्वारा, बनावट के द्वारा या फिर तीनों के द्वारा? हम कहेंगे कि अनुरूपता को हम इन तीनों के द्वारा उत्पन्न करते हैं, चाहे वो रेखा हो, आकार हो या फिर बनावट हो। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 59। घर में गंदगी के लिए उत्तरदायी है चूहे तथा छिपकली, कॉकरोच, मक्खी मच्छर या फिर सभी? तो हमारे घरों में गंदगी फैलाने का कार्य किसका है? इन सब का है। चूहे हों, छिपकली हों, कॉकरोच हों, मच्छर हों, ये सब हमारे घर में गंदगी फैलाने का कार्य करते हैं। तो इनको हम हटाएँ कैसे? बार-बार घर की साफ-सफाई करते रहें, कुछ दवाइयों वगैरह का छिड़काव करते रहें, तो इन सब से ये सारी चीज़ें दूर रहती हैं और हमारा घर गंदगी से बचा रहता है। बहरहाल ये जो मक्खी होती है ये तो आती रहती है, फिर भी अगर आप साफ-सफाई रखते हैं तो उतना ज़्यादा नहीं आएँगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। तांबे की वस्तुओं को साफ करना चाहिए किससे? सिरका और नींबू से करेंगे, नमक व सोडे से करेंगे, साबुन तथा पानी से करेंगे या सब से करेंगे? तो आप कहेंगे जब हम बात करते हैं तांबे की वस्तुओं को साफ करने की तो हम इन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि सिरके और नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं, नमक सोडे का इस्तेमाल कर सकते हैं, साबुन पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इन सब का कर सकते हैं। ठीक? ये हमारे 60 क्वेश्चन थे। क्यों ना हम 5 क्वेश्चन और कर लें ताकि जो कल हमारा समय बचे 60 क्वेश्चन का वो हम कल कर लें। ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। व्यवस्थापन प्रक्रिया का पहला चरण कौन-सा है? नियंत्रण है, मूल्यांकन है, दर्शन है, योजना है? तो आप कहेंगे कि व्यवस्थापन प्रक्रिया में 3 चरण हैं, योजना, नियंत्रण, मूल्यांकन। इन तीनों का क्रम हमसे पूछा जाता है। कभी-कभी बीच में ही आपके संगठन को ले आया जाता है, तब वो 4 हो जाता है। सामान्यतः आपसे पहला अंतिम पूछा जाता है, कभी-कभी ये क्रम से लगाने के लिए, कभी-कभी क्या मैक्सिमम टाइम आपसे क्रम से लगाने के लिए पूछ लेता है। तो ध्यान रखेंगे व्यवस्थापन प्रक्रिया में योजना आपका प्रथम चरण हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 62। एक अच्छी गृहिणी वही है जो एक संतुलित बजट का निर्माण करे, परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं को महत्व दे, घर में स्वच्छता, क्रमबद्धता तथा सुंदरता का ध्यान रखे या फिर उपरोक्त सभी। तो आपने एक अच्छी गृहिणी के कई विशेषताएँ पढ़े थे। हमने तो एक क्लास ही ले ली थी कम से कम 40 से 45 मिनट की एक अच्छी गृहिणी के बारे में बात करते-करते। हमने बहुत थोड़ा-थोड़ा समझा था, लेकिन फिर भी इतनी लंबी क्लास हो गई थी हमारी कि हमने गृहिणियों के अच्छाई के बारे में बात की थी। तो एक अच्छी गृहिणी वही मानी जाती है, जो एक संतुलित बजट का निर्माण करती है, परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं का ध्यान रखती है, घर में स्वच्छता, क्रमबद्धता तथा सुंदरता का ध्यान रखती है, वो सबसे अच्छी गृहिणी मानी जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। और एक एक कहावत आपने सुनी होगी, बिन घरनी घर क्या भूत कडेरा ऐसे कुछ है। तो गृहिणियाँ जो होती हैं ये घर को संजो कर रखने का काम करती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। बजट सफल होता है कब? आय बढ़ाकर, व्यय कम करके, बचत करके या आय व्यय में सही संतुलन से? तो देखिए, आय बढ़ाकर या फिर व्यय कम करके, बचत करके, ये कोई हमारा सॉल्यूशन नहीं होता है बजट सफल करने का। बजट
सफल तभी होता है जब आपको आय और व्यय का सही अनुमान हो। आपको पता हो कि हमारा आय कहाँ से आ सकता है कितना, हमें व्यय कहाँ पर कितना करना है। तो जब आप एक सही बजट तभी हो सकता है जब आपको आपके आय व्यय का सही संतुलन आप कर सकें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 पर। प्रेशर कुकर में खाना पकाने से क्या होता है? पौष्टिक तत्व नष्ट नहीं होते हैं, खाना जल्दी बनता है, श्रम कम लगता है या फिर उपरोक्त सभी? तो आई थिंक इस क्वेश्चन का आंसर देने की आवश्यकता नहीं है। आप सब जानते हैं कि जब हम प्रेशर कुकर की बात करते हैं तो इसमें आपका खाना जल्दी बनता है, पौष्टिक तत्व आपके बहुत ही कम नष्ट होते हैं, श्रम भी इसमें कम लगता है, अर्थात तीनों बातें आपकी सही हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन और आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है, बचेगा उसके बाद आपका 60 क्वेश्चन, उसको हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक? रेटिना किस अंग का भाग है? नाक का है, आँख का है, कान का है, सिर का है? जब हम बात करते हैं रेटिना का, तो ये तो आप सबको पता है कि ये हमारे आँख का एक पार्ट होता है, राइट? आपको हमें ये बताना है कि जैसे हमें 2 प्रकार के दृष्टि दोष होते हैं, एक होता है निकट दृष्टि दोष, एक होता है आपका दूर दृष्टि दोष। तो एक को हम कहते हैं मायोपिया और एक को हम कहते हैं हाइपरपिया। क्या कहते हैं? मायोपिया और दूसरा क्या होता है? चलिए, आप ये बताइएगा ये जो मायोपिया होता है, मायोपिया हम निकट दृष्टि दोष को कहते हैं या फिर हम दूर दृष्टि दोष को कहते हैं? ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन था और मेरी तरफ से अभी आपके लिए ये लास्ट क्वेश्चन था। आप बताएँगे कि जो मायोपिया है वो क्या है? निकट दृष्टि दोष या फिर दूर दृष्टि दोष? बाकी आज की क्लास को हम ये रखते हैं। आज की क्लास में हमने 65 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो उसे बताइएगा, कल की क्लास में उसे करेक्ट किया जाएगा। हम कल की क्लास में उसे देखेंगे। बाकी मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट होगा। जो पिछले क्वेश्चन में आपको डाउट थे, मैंने वो आपको साथ ही साथ बता दिए हैं। तो उम्मीद है कि आपका पिछला डाउट भी अगर आप होंगे, तो आपका पिछला डाउट भी क्लियर हो गया होगा, ठीक? बाकी आप लोग इस भ्रम में मत रहिए। देखिए, जब दोबारा नोटिस आई थी, तो मैंने आपकी कोई क्लास नहीं ली थी। मैंने आपको ये भी नहीं बताया कि आपका जो है ऐसा कोई नोटिस जारी हुआ है। लेकिन आपने देखा होगा यूट्यूब पर कई जगहों पर आपने देखा होगा कि जुलाई में भी नहीं होगी परीक्षा, स्थगित हो गई परीक्षा। भाई उसमें कहीं लिखा नहीं था और मुझे जिस चीज़ की जानकारी नहीं है, मैं वो चीज़ आपको नहीं बता सकती हूँ। हाँ, बस मुझे इतनी जानकारी है कि आपकी एक डेट आई थी 21-22 जुलाई के लिए, तो उस 21-22 जुलाई के लिए हमें तैयार रहना है और एक डेट हमें और मिली है पीजीटी के लिए, जो कि आपकी 18-19 जून को दी गई है। तो हमें इसी डेट को ध्यान में रखते हुए तैयारी करना है। बाकी भाई जब ऊपर से नोटिस आएगी तभी हमें पता चलेगा और तभी हम आपको कुछ बता सकते हैं। बाकी मुझे नहीं पता कि वहाँ पर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ठीक? तो आप सबसे भी यही रिक्वेस्ट करेंगे कि भ्रम मत पालिए। देखिए, पढ़ना आपको है, पढ़ना हमारा कर्म है, हमारा धर्म है, हम अपना कर्म करेंगे, अपना धर्म करेंगे, एग्ज़ाम होगा तो हम एग्ज़ाम दे आएँगे, ठीक? हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि हम बैठे रहें। हो सकता है कि एग्ज़ाम की डेट तुरंत वो नोटिस जारी कर दें, एक 15 दिन, 20 दिन पहले, फिर आप क्या करेंगे? रोते फिरेंगे कि हमने 2 महीने तो छोड़ दी पढ़ाई, अब तक हमने मेहनत की। नहीं, हमें ये नहीं करना है। जैसे हमने इतना दिन वेट किया, वैसे थोड़ी दिन और कर लेते हैं। 21-22 जुलाई तो उन्होंने डेट दी ही है। उन्होंने नोटिस में कहीं भी ये नहीं कहा था कि हम 21-22 जुलाई को एग्ज़ाम नहीं करवाएँगे। ठीक है ना? तो मैं इसी चीज़ को मान के चल रही हूँ कि आपका एग्ज़ाम 21-22 जुलाई को ही होगा, ठीक? चलिए ये एक्चुअली मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप में से कई लोगों की संख्या घट गई है। जहाँ आप अभी जब 14-15 को एग्ज़ाम होना था, आपकी संख्या 24 घंटे में 300 पार चली जाती थी। 250-300 बच्चे क्लास को देख लेते थे, पर्टिकुलर जो 24 घंटे में जो अपलोड होती थी क्लास उसको। लेकिन अभी क्या हो गया है, अभी 24 घंटे क्या 48 घंटे हो गए और 200 लोगों ने भी क्लास को नहीं देखा है। तो कहीं न कहीं आप भ्रम में पड़ गए हैं। भ्रम मत पालिए और मैंने आपको बताया कि जो आपकी फिजियोलॉजी की क्लास थी मैंने उसको भी आपके पब्लिक कर दिया है, तो जो भी देखना चाहें उसको देख सकते हैं। जब हमारी नई वाली क्लास कंप्लीट हो जाएगी तो मैं उसको आपका प्राइवेट कर दूँगी, ठीक? चलिए,
तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करिए, रिवीजन करिए। आप में से जो लोग भी नए हैं, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, अच्छी ना लगी हो तो कोई बात ही नहीं। क्लास अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब भी करिएगा। साथ ही साथ कमेंट करना ना भूलिएगा। आई थिंक मैंने आपसे आज से बीसों क्वेश्चन पूछे हैं। देखना ये है कि कौन इतनी देर तक टिका था और कितने प्रश्नों का कितना जवाब दे रहा है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे कल की क्लास में, जो हमारे बचे हुए क्वेश्चन हैं उनके साथ में। ठीक? चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।